हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आईपीओ का सीजन वापस आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हमेशा की तरह हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे और हमेशा की तरह हमें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो ये वीडियो है वो आईपीओ के ऊपर होने वाला है और जो अभी ये कंपनी आ रही है संसेरा इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू होगा उस कंपनी का। मुझे पता है कि मेरे पहले जो पास के 2 वीडियोज़ हैं मैंने थोड़ा लंबा खींचा है उन वीडियोज़ को, पर मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ इस कंपनी का कि क्या है, कैसे है कंपनी की फाइनेंशियल्स, कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री कैसा है और आपको कंपनी में अप्लाई करने जैसा है या नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। आईपीओ, पहली बात, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत न्यूबी है, बहुत लोग जो अभी इन्वेस्टिंग में कदम रख रहे हैं और जो लोग अभी 18+ हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, क्योंकि आईपीओ के लिए डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी तरह से ही अपनी तरफ से आपको ये दे रहा हूँ कि आपका जो डीमेट अकाउंट है फ्री में खुल जाएगा। अब स्टॉक्स में अगर आप मेरी लिंक से खोलोगे तो फ्री में अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, आईपीओ होता क्या है, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक कंपनी तब लाती है जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो पहली बार लिस्ट होने वाली होती है और कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। कोई कंपनीज आती हैं, थोड़ा बहुत डेप्ट होता है कि नहीं किसका, और थोड़ा बहुत वो ऑफर फॉर सेल करते हैं। तो एक तरह से कंपनी के जो शेयर हैं वो अपने मार्केट में लिस्ट करने के लिए वो इनिशियल पब्लिक लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। और उसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, NIS, QIBs और जो कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं और एक डेट होती है, वो मैं आगे चल के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि इस डेट पे आपको, ये सब जो डेट होती है उसी डेट पे आपको एप्लीकेशन भरनी है। फिर अलॉटमेंट की बारी आती है जो हमें कभी नहीं मिलती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। अगर जिसको मिलता है, ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाते हैं और लिस्टिंग के दिन आप वो डीमेट जो शेयर्स है वो बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। यस, पैसा ही पैसा होगा। आज कौन सी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। कंपनी का नाम है संसेरा इंजीनियरिंग। यस, ये जो कंपनी है वो रिलेटेड टू मेरे हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आ रहा हूँ इस फाइनेंशियल फील्ड में, और ये फाइनेंशियल फील्ड की ही कंपनी, क्या बोला तूने? सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड की ही कंपनी है। यस, कंपनी क्या करती है सब कुछ जानेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। अबाउट द कंपनी करती क्या है, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती OEMs, यानी कि क्या? OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जैसे कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में है कंपनी, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी, एयरक्राफ्ट में भी कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी किस इंडस्ट्रीज को पकड़ रही है, ठीक है, बेसिकली वो जानते हैं। बेसिकली कंपनी 2 व्हीलर इंडस्ट्री, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और एयर स्पेस इंडस्ट्री को पकड़ रही है। कंपनी बनाती क्या है? क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, रॉकर आर्म्स, गियर शिफ्ट, ये सब कंपनी बनाती है 2 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स में भी अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती। ओरिजिनल इक्विपमेंट जो भी प्लेन के अंदर या पैसेंजर व्हीकल्स में जो डलते हैं वो ये कंपनी देती है। अब समझ में आ गया कंपनी करती क्या, किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, ठीक है। अब मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कंपनी बोलती है कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। कंपनी 20 साल से सर्व कर रही है, एज अ रिलेशनशिप उनका है, जिसके साथ बजाज के साथ हैं, 20 साल से मारुति के साथ हैं, 15 साल से HMSI के साथ हैं, 30 साल से मारुति सुजुकी के साथ है। एक अच्छा सा डेटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जो उन्होंने कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में दिया हुआ है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है अब, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट एक तरह से कंपनी जब आईपीओ फाइल करता है तो एक तरह से उनको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है सेबी को,
ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलने वाला है। तो ये डेटा ये शो कर रहा है कि 2014 से 2018 तक बजाज ने इस कंपनी को 25% का रेवेन्यू दिया है। यस, इन्होंने जो कंपनी का रेवेन्यू जो 2014 से 2018 तक 4 साल में बजाज ने ही इतना रेवेन्यू दिया है। ये रिस्क फैक्टर है, अगर बजाज उनको काम नहीं देगा तो वो कहाँ से इतना रेवेन्यू कर पाएंगे। ये तो अभी दे रहा है, आगे चल के नहीं देगा तो क्या करोगे। 2017 में ये कंपनी ने जो सनसेना स्वीडन को 100% एक्वायर किया था। कंपनी इंडिया में नहीं बाहर भी काम करती, कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी स्टेट्स है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। 2018 तक कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब उसमें से 14 जो हैं वो इंडिया के हैं। कौन से? मनसेरा, पुणे, पटनागर और बेंगलुरु, ठीक है। ये बहुत सारी स्टेट्स है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्वीडन में भी है, जहाँ से जर्मनी में, जहाँ से कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है, ठीक है। एक और अच्छा डेटा जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये है कि 2014 से लेकर 2018 तक कंपनी, अभी हमने ये देखा कंपनी के एनालिसिस में, ओवरव्यू में, कि कंपनी का इंडिया में भी है बाहर भी है, पर कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपाउंड ग्रोथ रेट जो इंडिया में है वो है 16.4%, जो कंपनी का ग्रोथ रेट हुआ है इन 4 सालों में, ठीक है। और जो जर्मनी से है, जर्मनी, यूरोप, जो जहाँ पे भी कंपनी काम कर रही है, वो 42.73 है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कस्टमर्स हैं, वो बाहर ज़्यादा है, इंडिया में कम है। सो ये डेटा है, कंपनी ने प्रेजेंट किया है। इंडस्ट्री, अब हमको मालूम चल गया कि इंडस्ट्री क्या है। जो ओवरव्यू में हम 3 से 4 इंडस्ट्री को कवर करेंगे, इंडियन लेवल और ग्लोबल लेवल, ठीक है। कौन कौन सी है? 3 से 4, 2 व्हीलर इंडस्ट्री, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री और कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट्स कंपोनेंट बनाती है कंपनी, तो हमें वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या बोलता है कंपनी का। देखो, मैं इंडस्ट्री ओवरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो पर उनकी इंडस्ट्री अगर ग्रो नहीं करेगी तो कंपनी का कोई चांस है ही नहीं ग्रो करने का। इंडियन 2 व्हीलर इंडस्ट्री, हम जैसे कंपनी ने बोला है कि 2014 से 2018, पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन 2 व्हीलर इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो हो रही थी इन 4 सालों में, और उसके बाद 2018 से लेकर 2023 तक हम देखेंगे कि इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो होगी इन फ्यूचर, कैसा उसका डिमांड है, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो 2013 से लेकर 2018 तक कंपनी ग्रो हो रही है 7.8 CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। कि कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 7.8% से बढ़ रहा है। एक तरह से ये इंडस्ट्री, सॉरी कंपनी का नहीं, इंडस्ट्री इस हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि अब ये अच्छा डेटा है कि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, यस, हम कितना सेल्स कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है 2 व्हीलर की, वो इंडिया में और इंडिया के बाहर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है कि 2018 तक 88% था, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स था 12%, बाकी जो 23.1 है वो अदर्स में आता है, ठीक है। तो ये मिलियन यूनिट्स है, आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि ग्रोथ तो हुई कंपनी में, यस, ग्रोथ वो मानते हैं, हाँ ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, पर इसमें क्या फैक्टर्स जो मेन हैं जिसकी वजह से ये 4 साल में इतना ग्रोथ हुआ है 7.8% CAGR का। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, कि 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये लॉन्च हुई थी, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत रिलीफ मिला था, उसकी वजह से ये ग्रोथ आई। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, जैसे कि HNIs और बहुत अच्छी कंपनी जो बड़े QIBs हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाना चाहा ये इंडस्ट्री में, 2 व्हीलर इंडस्ट्री में, इसलिए इतनी ग्रोथ आई। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आगे भी ये रहेगा मुझे लगता है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, यस, वुमेन्स पार्टिसिपेशन आगे भी रहेगा, अभी भी है, और ये दर्शाता है कि हाँ भाई, अगर वुमन आगे आके किसी भी इंडस्ट्री में अगर अपना कदम रखती है तो वो हमारे इंडिया को भी बेनिफिट होता है, ठीक है। कैसे होता है, अब आप देख सकते हो कि ये क्रिस्टल की रिसर्च के हिसाब से माना गया है कि 30 to 40% ग्रोथ आई है इन 4 सालों में, 35 to 40%।
ग्रोथ आई है इन 4 सालों में टू व्हीलर इंडस्ट्री में। हमने 2018 तक देख लिया, अब देख लेते हैं कि 2023 तक कंपनी कहाँ जा रही है, मतलब जो इंडस्ट्री है वो कहाँ जा रही है। 2018 से लेकर 2023 तक कंपनी को लगता है कि 6.8% CAGR की है सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जो हमने पहले देखा, तो वो 2023 में कितना होगा। सो मैं डायरेक्ट 2023 पे जा रहा हूँ, मैं आगे के साल नहीं देखूंगा। तो आप चाहो तो ये डेटा जो भी मैं बता रहा हूँ आप आप कहाँ से डाउनलोड करना बता देता हूँ मैं इसके बाद, ठीक है। तो 2023 में कंपनी को लगता है कि 32.7 मिलियन यूनिट्स वो सेल कर सकती है। यस, ये कंपनी के डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और ग्रोथ 88% टू व्हीलर इंडस्ट्री में आ सकती है, डोमेस्टिक सेल्स में आ सकती है, और 11% जो पहले ज़्यादा था एक्सपोर्ट में और अभी कम हो गया। एक्सपोर्ट थोड़ा कंपनी को लगता है उनका कम हो सकता है। सो अब देखते हैं कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल जो कंपनी का जो टू व्हीलर है वो तो हमने देख लिया, टू व्हीलर अच्छे से बढ़ रही है, पर पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री कैसी है। 2013 से लेकर 2018 तक कंपनी का जो एनुअल जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है वो 4 से 6% था, ठीक है। अब यही देखते हैं कि 18 से लेकर 2023 तक कितना होने वाला है। तो अगर हम देखें कि आउटलुक क्या बोलता है कि आगे वाले दिनों में पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री बढ़ेगी या नहीं। सो पहले जहाँ कम था अभी ज़्यादा हो गया है। यस, 6 to 8% इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ रही है 2018 से लेके 2023 तक। पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को देख लेते हैं कि कितना कंपनी का ग्रोथ है। तो कंपनी को लगता है कि पैसेंजर व्हीकल में वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, जहाँ टू व्हीलर इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो गया था, यहाँ पे वो बढ़ सकते हैं। कुछ 18% है एक्सपोर्ट्स का और 82% है कम से कम डोमेस्टिक सेल्स का। सो आप देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे कि कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो किस हिसाब से ग्रो कर रही है। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे हम एक ही कंट्री का करेंगे क्योंकि यूरोप, क्योंकि कंपनी का जो है वो ज़्यादातर यूरोप में है। और आउटलुक क्या कहता है कि कितने परसेंट से आगे ग्रो होगी 2017 से लेकर 2022 तक। तो कंपनी को लगता है 2 से 4% तक ग्रो होगी। कंपनी को नहीं, इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो हो रही है, क्रिसल की रिसर्च है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, दूसरी बात कि अगर आपको ये जो मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका नीचे। ये DRHP है जैसे मैंने बताया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। सो बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री किस हिसाब से बढ़ रही है 2012 से लेकर 2017 तक किस हिसाब से बढ़ा है। तो 4.5 CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है 2012 से लेकर 2017 तक। आगे आने वाले सालों में क्या लगता है कि कैसा होने वाला है। तो 2 से 4% इंडस्ट्री ये बढ़ रही है। तो ये कंपनी जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है, यानी फिस्कल ईयर 2018 से लेकर 2023 तक कंपनी को लगता है OEM जो ओरिजिनल इक्विपमेंट में क्रैंकशाफ्ट ये सब कुछ आता है तो उसमें ग्रोथ है 11 से 13%। यस, 11 से 13% है। और एक्सपोर्ट्स में 10 से 12% है। इंडस्ट्री भले ग्रो जिस हिसाब से कर रही है, पर जो इंडिया का जो OEM है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से है, ठीक है। और अल्टरनेटिव है वो 6 to 8%। सो इंडस्ट्री एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे बताएं कि बहुत बड़ा हो गया है, मैं कुछ नहीं कर हो सकता हूँ तो ज़्यादातर वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कंपनी में जाके लेते हैं, कंपनी किस हिसाब से कहाँ किस चीज़ से रेवेन्यू कमा रही है। फिर फाइनेंशियल डेटास और उसके कॉम्पिटिशन्स, पीयर्स, रेशियोस थोड़े बहुत देखेंगे और फिर लास्ट में IPO का डिटेल। सो कंपनी टू व्हीलर इंडस्ट्री में किस किस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो कंपनी बजाज, हार्ले डेविडसन, हीरो, KTM, रॉयल एनफील्ड, यामाहा और पैसेंजर व्हीकल्स में सब बहुत सारा डेटा है। मैं अभी एक एक को बोलने नहीं बैठूंगा, मैं ये दिखा दूंगा आपको कि आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो डेटा है वो 500 पेज का है, यस 593 पेजेस का है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना। क्योंकि मैं पहले ऐसे ही करता था, आपका पैसा, मैं ये वीडियोस इतनी बड़ी क्यों बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि मेरा पैसा पहले अटक चुका था IPO में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए। सो वीडियो को बड़ा नहीं करने से पहले अब जल्दी से चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटास की तरफ। यस, फाइनेंशियल डेटास की तरफ। फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं कि कंपनी का अब कंपनी बढ़ रही है, कंपनी बता रही कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, पर एक बार फाइनेंशियल डेटास देख लेते हैं और फटाफट से ये वीडियो को
थोड़ा सा जल्दी फटाफट जल्दी फेज में मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये जो मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, वो आपको समझ में आएगा कि 2017 तक टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कंपनी में आपको देखनी होती है, एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो। अब 2014 से लेकर 2017 में आपके सामने है डेटा कि 356 मिलियन, ये नंबर सब मिलियंस में, 356 से लेकर 686 तक गया है। ये एसेट्स की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू की बात करें तो 344 से लेकर 111 तक गया है, ठीक है। और नेट कैश फ्लोज 0.44 माइनस में है और वहाँ से लेकर 23 मिलियन तक गया। तो नेट कैश फ्लोज कंपनी के हाथ में बढ़ा है, कम नहीं हुआ, तो एक तरह से अच्छी बात है हमारे लिए। सो रेशियोज की बात करते हैं कि कंपनी का तो पहले देख लेते एवरेज ROE स्टैंडअलोन कितना ग्रोथ हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिल रहा है उनके शेयर होल्डर्स को। 2014 में नल था, 2015 में 18% है और 2017 में गिर गया, उसके बाद 2018 में वापस 18% हुआ। ROCE देख लेते कि कंपनी का कैसा है। 15 में 20% था, 2017 में 16 और 2018 में 21.4। यस, ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो अगर आपको जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनको एक शेयर पे कितना रिटर्न मिल रहा है वापस, तो ये एक तरह से समझा रहा है। और 2017 में कंपनी आपको रिटर्न अच्छा दे रही है, मतलब 18 से 20%, 18% दे ही रही है हर एवरेज अगर देखा जाए तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना है कंपनी का, कि अगर देखो प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। 2014 में 6.8% था, वहाँ से ग्रो हो के 8.6 तक ही हुआ है, तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ऐसा बोला जाऊँगा। अब ये था स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड देख लेते हैं कैसा है कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड 2015 में बहुत अच्छा था, बट 18 में आते आते गिर गया। तो हो सकता है कि कंसोलिडेटेड गिर गया क्योंकि कंपनी ने स्टैंड अलोन ही सोचा कि मैं खुद ही दे देता हूँ सर्विस, इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना है, वही 6.666 से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये रेशियोज थोड़ा बहुत मुझे लग रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है। ये आपको एक तरह से समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी भले इतना बोल रही है कि हम इतना कमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फाइनेंशियली मुझे लगता है कि कंपनी एवरेज है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। तो या अब रेशियोज देख लिया, एक बार कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी की कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कनेक्टिंग रॉड में जैसे 2 व्हीलर्स इंडस्ट्री में कौन कौन है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ अपने सामने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। रॉकर आर्म्स में बजाज मोटर्स इनका क्लाइंट भी है और इनका कॉम्पिटिटर भी है। तो एक तरह से ये कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब ये रिस्क फैक्टर भी मैंने इसी पॉइंट में कवर कर दिया, मैं आगे इसके लिए पूरा समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। और गियर शाफ्ट फॉक्स हैं, बजाज मोटर्स ही उनका है, और जितनी भी कंपनीज है मैं आपको डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे रोक के, वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन। अब देख लेते हैं IPO डिटेल्स, ठीक है। ये IPO इतना अच्छा है, हमने इंडस्ट्री देख लिया, फाइनेंशियल डेटाज देख लिए, सब कुछ देख लिया, पर अब IPO डिटेल्स, IPO क्या बोलता है, कैसी है कंपनी, लगाने जैसा है या नहीं पैसा, तो वो देख लेते कि कब क्या क्या डेट्स हैं, ठीक है। मैं अपनी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे हूँ, इसकी वेबसाइट अगर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। सो IPO ओपन हो रहा है 14 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 16 सितंबर को, ठीक है। मार्केट लॉट है 20 शेयर्स और IPO का प्राइस है 734 से लेकर 744, जो कि आप 744 पे ही अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि आप कम पे करोगे तो मिलेगा नहीं, ऐसे भी कोई मानदा कुछ वो है नहीं। BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होगा। इशू साइज़ कितना है, समथिंग अराउंड 1200 करोड़, यस 1200 करोड़ का इशू साइज़ है। और ऑफर फॉर सेल ही है, सब कुछ कंपनी अपना सेल कर रही है, कुछ भी मार्केट से उठा नहीं रही है। तो एक तरह से अच्छी बात है कि ताकि कंपनी का जो बोरोइंग और वो सब है वो मैंने देख चुका हूँ, तो कंपनी का इतना नहीं है, इसलिए कंपनी ऐसा कर रही है, ठीक है। कंपनी का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब होगा, आपको 21 सितंबर को पता चल जाएगा कि आपको लगा या नहीं, जो कि मुझे लगता है नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट में बहुत इसका डिमांड ज़्यादा है। इसलिए इनिशियल ऑफ रिफंड्स 22 को आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कि आपको 21 को ही पता चलेगा कि हुआ है नहीं। क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 23 को और लिस्ट होगा 24 को। सो ये अच्छी बात है। मिनिमम लॉट हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना है,
14,800। अब मिनिमम आप 880 आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा। मिनिमम 20 शेयर्स का लॉट है और सो मैक्सिमम कितना है 1,93,000। और मैं अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी का डेट है 16 सितंबर, उस दिन मैं 1 बजे स्टोरी डाल के बता दूंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि उसी दिन मालूम चलता है कि डिमांड सप्लाई कैसा है, कंपनी अगर आ गई है मार्केट में तो 2 दिन तक कैसा परफॉर्म किया है, तो मैं उसी दिन बताऊँगा आपको। सो या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो इस कंपनी को तो मैं बोलूँगा अच्छी कंपनी है, आप ट्राई कर सकते हो, बट अपने रिस्क पे, ठीक है। आप खुद अपनी रिसर्च करो, बताओ, और मुझे आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी चाहिए, ठीक है। IPOs में क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, ठीक है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं 2 चीज़ें जो मुझे पास की 2 वीडियोस में मुझे सजेशन आप लोगों ने दिया, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि आप क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं, कैसे वीडियोस बनाऊं। जैसे ये IPOs के ऊपर आया तो मैं और कैसे वीडियोस बनाऊं, तो आप वो मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज़ कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आज का वीडियो बस इधर तक ही है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। हाँ, कीप इन्वेस्टिंग।